नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार समिति की चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी तरह से एक तरह से मैदान में आ चुकी है राजस्थान की कांग्रेस। और राजस्थान में कम से कम कांग्रेस हर लिहाज से बढ़त लेती हुई भी नजर आ रही है। इस वक्त आज जो चुनाव प्रचार समिति की जो पहली बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ, आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बीजेपी ने भी अभी अपना सदस्यता अभियान एक बार फिर से आज तेज कर दिया है राजस्थान में। कितनी बड़ी और अपनी पार्टी बनाएगी बीजेपी, ये देखना लाज़मी है। साथ ही बीजेपी में टिकटों को लेकर भी लगातार जो एक तरह से तैयारी का जो रोड मैप है, उसको लेकर आज अरुण सिंह जो प्रभारी हैं, उन्होंने भी बैठक ली और उसके बाद जो कुछ जो विधायक हैं, उन विधायकों की ट्रेनिंग का एक सेशन किया जा रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों अलग-अलग तरह से तैयारियों में जुट गई है राजस्थान कांग्रेस में। इसके साथ ही जननायक पार्टी, जनता जननायक पार्टी, ये भी अब राजस्थान में दस्तक देने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ है, आने वाले दिनों में लगातार हम आपको तस्वीर दिखाएँगे, जनता जननायक पार्टी कैसे शेखावाटी में एक बार फिर से अपनी बुनियाद मजबूत करना चाहती है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने घोषणा चुनाव जो प्रचार समिति है, उसको लेकर जिस तरह की तैयारियां की है, चुनाव समिति जो बनाई है, गोविंद सिंह डोटासरा जिसके अध्यक्ष हैं, आज उसकी बैठक हुई। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने भाग लिया। प्रभारी रंधावा खुद पहुंचे, लेकिन भंवर जितेंद्र सिंह और राज्य के मंत्री राजेंद्र यादव उपस्थित नहीं थे। बहरहाल क्या कुछ हुआ मीटिंग में, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या कुछ निकल कर सामने आया आज की बैठक से? विस्तार से समझते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, निमिषा गौड़ बीजेपी से, अनिल चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रमन कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी पर नजर बनाए रखते हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं राजीव तिवारी जी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रभारी रंधावा से लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ बैठक, पहले एक कदम कहना चाहिए, एक कदम कांग्रेस पार्टी ने आज रखा है चुनाव को लेकर। जो रणनीति, जो सबसे मजबूत कदम होता है उस दिशा में अब, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया था कि सितंबर तक हम हमारे उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देंगे। सितंबर कोई बहुत दूर नहीं है, लेकिन अगस्त के 20 तारीख कल है। और आज जिस तरह से बैठक हुई है और उसको लेकर, बैठक में उम्मीदवारों को लेकर जो रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ कांग्रेस दिल्ली में बैठकर राजस्थान की बैठक को देख रही है? देखिए, आज की बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इस मायने में हो जाती है कि बीजेपी के द्वारा जो कई सीटों की घोषणा हुई है, उसके बाद से कांग्रेस आलाकमान या कहें कांग्रेस के नेता, जो राज्यों के नेता है, वो काफी सतर्क हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने बाजी मार ली है टिकट अनाउंसमेंट में। और टिकट अनाउंसमेंट में कम से कम जो सीटें, हारी हुई सीटें थी बीजेपी की, उन सीटों पर उन्होंने पहले घोषणा कर दी ताकि कैंडिडेट मजबूती से वहां पे चुनाव लड़ सकें। आज की बैठक में ये फैसला हुआ कि सरकार की योजनाओं को किस तरीके से आम जनता तक पहुंचाया जा सके, और उसके लिए जरूरी है कि जो विधायक जिनको टिकट मिले, वो सरकार की योजनाओं को सही तरीके से पहुंचा सकें। खासतौर पर कुछ लगातार ये बातें हो रही है कि करीब 30 से 35% विधायकों के टिकट कट सकते हैं, जिनका कि जिनके बारे में रिपोर्ट लगातार आ रही है, उनकी रिपोर्ट सही नहीं है, या जनता उनसे नाराज है, या वो लगातार क्षेत्र में संपर्क बनाए हुए नहीं है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आलाकमान इस बात पर विचार कर रहा है कि 30 से 35% जो नए लोग हैं उनको टिकट दिया जाए, और 30 से 35% लोगों के टिकट काटे जाएं। लेकिन उसमें चुनौती इस बात को लेकर है कि अगर अभी टिकट काट दिया जाए उन लोगों के, तो वो हो सकता है बीजेपी उनको टिकट दे सकती है, उसमें से कई लोगों को, या दूसरी दूसरी राजनीतिक दल उनको टिकट दे सकते हैं। अब पार्टी की रणनीति ये है कि इन तमाम मुद्दों पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाए कि जिनका टिकट काटा जाएगा, उनको सरकार बनने की सूरत में किस तरीके से उनको एकोमोडेट किया जाएगा। इस बात की रस्साकसी चल रही है, इस बात की कोशिश चल रही है मनाने की, और उसके बाद ही इसके बारे में कुछ घोषणा की जाएगी। जी, तो एक एक बड़ा मुद्दा जो आज चुनाव
समिति जो है उसके सामने है वो ये कि सबसे पहले जिनकी टिकट कटने जा रही है उन्हें कैसे संतुष्ट करें, उन्हें कैसे समझाएं, उन्हें कैसे बताएं कि आपको कैसे तैयारी करनी है और पार्टी आपको कहाँ अकोमोडेट करेगी। लेकिन पार्टी ने आज की बैठक में आने वाले 10 दिनों का रोड मैप भी बनाया है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने से पहले लगभग पूरे राज्य में दो दो लोगों की जो समिति बनाई गई है, दो दो लोगों को एक एक जिले में भेजने की जो तैयारी की गई है, बल्कि ये तक कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को अपनी दावेदारी, अपनी उम्मीदवारी के लिए जानकारी दे सकते हैं। आज ये बात भी सामने आई। अब ये स्टेज है क्या पौरुष भारद्वाज जी की अब भी पार्टी उम्मीदवारों के नाम उन्हीं से पूछे? हाँ, देखिए, मैं आपका ध्यान इस और आकृष्ट करना चाहूंगा कि जैसा कि है ना, हमारी आपको ध्यान है कि हमारी चुनाव के टिकट बंटवारे की तैयारियों को लेकर के हमने काफी पहले कवायद शुरू कर दी थी, जिसमें शुरू में जो सर्वे करवाए गए हमारे द्वारा, करीब 3 सर्वे करवाए गए, उसके बाद में फिर और सर्वे करवाए गए, और आपने जैसा कि देखा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 3 सह प्रभारी भी लगाए गए, तो उनके द्वारा भी फीडबैक लिया गया। तो हम लोग जो है, हमारी टिकट की प्रक्रिया है जो उसको हम बिल्कुल एक तरीके से पारदर्शी रखना चाहते हैं, और बिल्कुल ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना चाहते हैं कि जो कि ना सिर्फ जनता के लिए समर्पित हो, पार्टी के लिए समर्पित हो, बल्कि वे जिताऊ वाली स्थिति में भी हों। तो देखिए, अभी जो हमारे द्वारा जो आज प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जो बैठक थी और उसमें जो तय किया गया, तो उसको आप देखिए, एक लोकतांत्रिक पार्टी होने का जो है एक पूरी प्रक्रिया को हम फॉलो करें। देखिए, हमारे द्वारा जो सबसे पहले ब्लॉक लेवल पे जो चुनाव लड़ना। आज की मीटिंग में क्या तय किया गया है? जी, मैं इसी और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि देखिए, पहले जो हमारे द्वारा आज की मीटिंग में जो चीज हुई है उसमें ये बात हुई है कि है ना, जो ब्लॉक, हमारी जो सबसे छोटी इकाई होती है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, तो जो आदमी, जो व्यक्ति कहीं से टिकट लेना चाहते हैं, तो वो वहाँ की जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है वे उसको अपना आवेदन देंगे, और फिर वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो है वो वो अपने नामों की सिफारिश के साथ जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी को सौंपेगी। और जैसा कि अभी आपने बताया कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी के जो दो दो मेंबर्स हैं वे हर जिले का दौरा करेंगे, और वे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जो जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो प्रत्याशियों की सूची उन्हें सौंपी जाएगी, या फिर वे उनको जो प्रदेश चुनाव समिति के मेंबर्स होंगे उनको जो टिकटार्थी जो सीधे जो उनको आवेदन देंगे, तो वे उस बारे में जो है वो जिला कांग्रेस कमेटियों से ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के द्वारा अनुमोदित नामों से उनका मिलान करेंगे। फिर वे बाद में जो है प्रदेश चुनाव समिति को जो है 3 से 5 नामों की सूची सेंट्रल पैनल में भेजने के लिए भेजेंगे। अभी अभी तैयारी जो है वो सूची कमेटी जो बनी है दो दो लोगों की, वो रिकमेंडेशन देगी। आने वाले दिनों में तारीख पे तारीख कुछ लगातार बैठकें होंगी और उसके बाद कुछ नामों पर पहली लिस्ट पर सहमति बनेगी। लेकिन आज की जो बैठक है और उस बैठक के बाद जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, निमिषा गौड़ जी कैसे देखती हैं आप चुनाव समिति की बैठक और उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए उनकी बैठक के मुद्दे? सफल शानदार बैठक बताया है उन्होंने आज की बैठक को। देखिए, कांग्रेस की जो रणनीति है उसमें चुनावी वर्ष में जिस तरह से सक्रियता दिखाई गई है वो पूरा राजस्थान देख रहा है, और इसी के तहत इन्होंने शानदार बताया, क्योंकि 90 विधायकों के इस्तीफे दिलवा देना, मानेसर की घटना को थोप देना, किस तरह से बैसाखी की रूप में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को चलाना, और आज एकजुटता का संदेश देकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा सफल बताना। देखिए, सफलता बताना इनकी मजबूरी है, क्योंकि थोथा चना बाजे घना, ये मुहावरा बिल्कुल लागू होता है, जब कुछ होता नहीं तो बसता बहुत है। तो ये बज रहा है आज, क्योंकि आज राजस्थान की जनता जो है इनको नकार चुकी है। तो बैठकों के माध्यम से, मंथन के माध्यम से, ये अभी जो 3 सर्वे बता रहे हैं, इन 3 सर्वों की रिपोर्ट में मात्र 7, जिसमें कुछ विधायक और मंत्री शामिल हैं, मात्र 7 लोग जीत रहे हैं, बाकी सबकी हालत पछता है। ये उसी सर्वे का हवाला दे रही हूँ जो पौरेश जी भी बता रहे थे। तो देखिए, इनके सर्वे में इनकी हालत खस्ता, तो इससे ज्यादा प्रमाण कांग्रेस को क्या चाहिए कि इनकी खुद की हालत खराब है। इसलिए ब्लॉक का तो एक भ्रम कर रहे हैं कि एक परिवार से चलने वाली, आला कमान से चलने वाली अलोकतांत्रिक पार्टी है जो कई टुकड़ों में बट चुकी है आज तक, और राजस्थान के बटे हुए टुकड़ों का यदि किसी ने झेला है तो राजस्थान वासियों ने झेला है। उप मुख्यमंत्री
पूर्व उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में की जो दरारें हैं, उस दरारों की खाई में राजस्थान की जनता दरारों रही को है। हम आज की तस्वीरों में भी साफ रूप से, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तस्वीरें आप सब देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आज की बैठक की जो है, और उसमें मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच की जो दूरी है वो साफ नजर आ रही है। अनिल चतुर्वेदी जी, मैंने निमिषा जी से ये जानना चाहा था कि मुख्यमंत्री ने पहली बैठक के बाद जो प्रतिक्रिया दी है उस पर आपका क्या सोचना है, लेकिन शायद उन्होंने या तो मुख्यमंत्री को सुना नहीं है, और अगर सुना है तो दूसरी बार हम उनसे जाएंगे तब वापस उनसे समझेंगे कि मुख्यमंत्री को सुनने के बाद उनका क्या सोचना है। लेकिन अनिल चतुर्वेदी जी, आज की बैठक में डोटासरा जी के साथ मुख्यमंत्री का आना स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि चुनाव समिति का अध्यक्ष चाहे गोविंद सिंह डोटासरा को बना दे, चाहे प्रदेश के प्रभारी रंधावा है, लेकिन चुनाव समिति की बैठक की ब्रीफिंग तो मुख्यमंत्री ही करेंगे। देखिए, जहां तक ये स्पष्ट है कि राजस्थान में कांग्रेस मुख्यमंत्री गहलोत के लिए राजस्थान में अपनी सत्ता बनाए रखना उनकी अपने पॉलिटिकल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो वो कोई भी स्थिति, चाहे और भी नेता पार्टी आते हैं, सब करते हैं, पर वो हर चीज में अपना दखल, अपना प्रभुत्व रखना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि आप जरा आज का जो बैठक हुई उसके बाद जो मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की है उस पर गौर करिए। उनका कहना बिल्कुल साफ है कि साहब हमको जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, उसमें उम्र कोई मायने नहीं रखती है, उसमें बाकी और भी कुछ उनकी जो कर्मठता है, पार्टी पर जो है वफादारी है, वो भी अपरोक्ष उसको नकार दिया। उनका कहना यह है कि साहब हमको जीतना है हर हालत में, चाहे जैसे जीते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक कर्नाटक का उदाहरण भी दिया कि वहां पे 90 वर्ष के किसी नेता को टिकट दिया गया और वो भी जीत के आ गया। तो इसलिए हमको केवल जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो इसलिए आज की बैठक का पूरा सार अगर देखा जाए तो वो यही है कि कांग्रेस किसी प्रकार से जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए उन्होंने जो भी आज निर्णय लिया है वो केवल इसी दिशा में लिया है। और इनकी बातों से एक और चीज स्पष्ट हो रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी अगर पार्टी की आती है तो हो सकता है ये भी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ज्यादातर टिकट उम्मीदवार सीटों पर घोषित भी कर दे, नाम फाइनल कर दे, ताकि उनको भी समय मिल जाए अपने क्षेत्र में काम करने का, प्रयास करने का। ये एक कांग्रेस की रणनीति बड़ी स्पष्ट होकर आज बैठक के बाद सामने आई है। अब इस रणनीति को लेकर के भाजपा की जहां तक तैयारी है वो एक अलग चर्चा का विषय है। उसमें अगर गौर किया जाए भाजपा को लेकर के, तो भाजपा का एक ही बड़ी गौरतलब है कि वो उसने जो भी छत्तीसगढ़ में भी, एमपी में भी किया और जो राजस्थान में करने जा रही है कि कमजोर सीटों को टारगेट करके उसमें इतने बड़े नेताओं को खड़ा कर देना चाहती है ताकि उनकी छवि, उनकी जो अनुभव और उनका जो ऑरा है वो ही जो है सामने वाले के लिए भारी पड़ जाए, वो सीट हमारी जो कमजोर सीटें वो भी निकल के आ जाए, ताकि हमारी जो है एक पर्याप्त अच्छी बहुमत से सरकार बन सके। तो जहां भाजपा की ये रणनीति है तो कांग्रेस की भी रणनीति इसी दिशा में चल रही है कि हमको भी कोई कसर छोड़नी नहीं है। हो सकता है कि ऐसी दोनों रणनीति को लेकर एक बड़ी रोचक संभावना आगे चुनाव में ये बन सकती है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के सामने भाजपा के दिग्गज नेता सामने खड़े हो जाए। तो वो जो स्थिति बनेगी वो बड़ी रोचक बनेगी कि उसमें ये स्थिति बनेगी कि भाई क्या स्थिति बन रही है। हो सकता है सीएम के सामने, जैसे कभी चर्चा ना चल रही थी कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और एक राजेंद्र गहलोत दोनों को विचार चल रहा है, तो उनका भी एक अपना ऑरा है, उनका भी एक छवि है वहां पे, उनका भी कद है। अगर मुख्यमंत्री गहलोत के सामने सरदारपुर सीट से, अगर सरदार शहर से कोई ऐसा नेता खड़ा हो जाता है तो उनकी पक्की समझी जाने वाली गहलोत की पक्की समझी सीट भी जो है वो भी जो है कांटेदार मुकाबले में बदल जाएगी। तो ये स्थिति देखते हुए आज की बैठक में जो बात हुई है वो
जो निर्णय हुए, जो तय हुआ है, उससे यही निकल के सामने आता है कि वो कांग्रेस जो है जरा सी भी संभावना जो है कोई भी चूक नहीं करना चाहती है अपनी हार को, अपनी जीत को लेकर। जी, कांग्रेस ने अपनी रणनीति का पहला कदम आगे बढ़ाया है। बीजेपी की रणनीति की जो बात आपने की है, केंद्रीय नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को अगर विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा तो राजीव तिवारी जी क्या असर रहेगा? एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ना उम्र का ध्यान रखा जाएगा, ना ही कुछ और बातें, सिर्फ और सिर्फ बात एक ही होगी, मुद्दा एक ही होगा, जिताऊ कैंडिडेट कौन है। इसका मतलब संकेत उनकी तरफ से स्पष्ट है कि बहुत सारी बातें इस बार जो टिकटों को लेकर हो रही है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक, और राजस्थान में जो विरोधी गुट है उनकी तरफ से भी कुछ उनके खास लोगों के टिकट इसलिए कि उनकी उम्र के लिहाज से भी जो बातें हो रही हैं, उसका पहले ही चुनाव की बैठक में, पहली ही मीटिंग में अशोक गहलोत ने एक तरह से स्पष्ट संकेत दे दिया है। बिल्कुल सही बात है। चाहिए भी यही, अगर सरकार रिपीट करनी है तो जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगा। और जैसा कि बीजेपी का ये चल रहा है कि भाई वो कुछ सांसदों को और पूर्व मंत्रियों को, जो इनकी ऐसी कमजोर सीटें हैं जहां पे पिछले 3 बार से 2 बार से भाजपा को जीत नहीं हासिल हुई है, तो उन पर वो वैसे उम्मीदवार उतारेंगे। और जहां तक देखिए, जब चुनाव पास आता है तो पुराने सारे सिद्धांतों को ताक पर रख दिया जाता है। उदयपुर में जो मंथन हुआ था कांग्रेस का, उसमें बहुत सारी चीजें हुई थी कि भाई 70 साल से ऊपर वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा, युवाओं को ज्यादा रखा जाएगा। लेकिन जो आज की मीटिंग में जो मुख्यमंत्री का अशोक गहलोत जी का बयान आया है, तो उसके बाद ये सारी चीजें आप स्वयं देख लें कि किसी भी तरीके का कोई एज बार नहीं है, कोई किसी तरीके के और चीजें नहीं है। और आप तो देखेंगे बाद में दोनों ही पार्टी, दोनों ही नहीं मतलब और भी जो प्रादेशिक पार्टियां हैं यहाँ पे, आरएलपी वगैरह, ये किस तरीके के लोगों को, चाहे से उनका आपराधिक बैकग्राउंड हो, उम्र की कोई वो ना हो, शैक्षणिक योग्यता खैर राजनीति में वैसे भी नहीं मानते, लेकिन फिर भी जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसमें कि भाई पढ़े लिखे उम्मीदवार को स्थान मिलना चाहिए, लोकप्रियता हो उसकी, काम किया हुआ हो, ये सारी चीजें जो है अब सिर्फ एक ही जो पैमाना है वो सिर्फ ये है जिताऊ। तो जिताऊ का कैसे आंकलन करेंगी ये पार्टियां कि भाई ये व्यक्ति है, अब सिर्फ जिताऊ है, बाकी उसका कैरियर तमाम बुराइयों से भरा हुआ है, तो क्या उसको भी टिकट दे देंगे? तो ये सारी चीजों को देखना होगा और उसी के आधार पर जनता को भी समझना होगा कि ऐसे ही उम्मीदवारों का वो भी आंकलन करें कि सिर्फ पार्टियां ही जिताऊ को ना देखें। आम जनता को, मतदाता को भी देखना होगा कि वो उनके हित में ये प्रत्याशी कैसा है जिसको हमें जिताना है। तो तय तो जनता को ही करना है राजीव तिवारी जी, और जनता अगर तय तो जनता ही करेगी, लेकिन जो जिस तरीके का पैमाना दोनों जो पार्टियां बना रही हैं, राजनीतिक दल बना रहे हैं अपने उम्मीदवारों के लिए, तो उसके आधार पर फिर जनता की, मतदाता की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उनमें से जो, चाहे बीजेपी ने, कांग्रेस ने, आरएलपी ने, बीएसपी ने, किसी ने भी खड़ा हो, निर्दलीय खड़ा हो वो प्रत्याशी, लेकिन उसके फिर वो जो पैमाने एक राजनीतिक दलों के होते हैं, एक पैमाना फिर मतदाता का भी होता है। तो वो किस आधार पर वो उनको चुनते हैं, ये जिम्मेदारी इस बार, क्योंकि पार्टियों ने सिद्धांत तो बहुत आम जनता के सामने रखे हैं, चाहे से वो कांग्रेस का मंथन हुआ हो, बीजेपी की अभी चिंतन बैठक हुई हो, तो इन सब में जो जो उन्होंने अपने नए सिद्धांत या नए उद्देश्य बताए थे कि वे प्रत्याशी के लिए ये चीजें जरूरी होनी चाहिए, लेकिन जब चुनाव का ये मौका आ रहा है तो वो सारे सिद्धांतों से दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे अब मौकों पर जनता की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ये देखकर अपने जनप्रतिनिधि को चुने जिसको कि वो चाहता है कि हाँ, ये हमारे टारगेट्स पे, हमारे जो भी
चीजें हैं उन पर वो खरा उतर रहा है कि नहीं। तो अब पार्टियों के साथ साथ मतदाता की भी ये बहुत जिम्मेदारी हो गई है। निश्चित रूप से जनता की जिम्मेदारी के लिए ही हमारे लोकतंत्र में हमने इस तरह की जो प्रणाली स्थापित की है, चुनावों को हर 5 साल बाद जनता के बीच जाना और जनता से ही पूछना कि आपको कैसी सरकार चाहिए, और हर एक व्यक्ति के मताधिकार के साथ ही इस देश की और इस प्रदेश की सरकार तय होती है। लेकिन जनता जब जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से नहीं करती है, तब तब हमें ऐसे उम्मीदवारों को जीतते हुए देखना पड़ता है जो किसी भी सूरत में बहुत बार हमने देखा है काबिल नहीं होते हैं, और एक लंबी फहरिस्त हम सामने रख सकते हैं। लेकिन अभी जनता को उस फहरिस्त को याद दिलाने से ज्यादा जरूरी है कि जनता इस बात को देखे कि आपके सामने इस वक्त जो उम्मीदवार हैं उनमें से कौन आपके हितों की आवाज को मुखर कर सकता है। पौरुष भारद्वाज जी, ये जीतने वाले उम्मीदवारों की जो लिस्ट बनेगी, इस लिस्ट में निश्चित रूप से पार्टी जो सैद्धांतिक बातें मंचों से होती हैं उनका ध्यान रखेगी, पहली बात। और दूसरी बात ये भी कि आज की बार बार दिल्ली की तरफ से ही कहा जाता है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आज प्रभारी रंधावा से ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक के बाद बोलते हुए नजर आए। देखिए मीना जी, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के द्वारा जो भी सैद्धांतिक बातें कही गई है उन सब बातों का निश्चित तौर पे टिकट चयन प्रक्रिया में ध्यान रखा जाएगा। आप देखिए, एक शब्द जो मुख्यमंत्री जी द्वारा काम में लिया गया, जिताऊ उम्मीदवार, तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जिताऊ उम्मीदवार तो वो होता है जो जीतने योग्य होता है, और जिताने के लिए जो होती है वो जनता होती है, और लोकतंत्र में जनता ही आखिरी शक्ति होती है। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीदवार वही देंगे कि जो जनता को पसंद आएगा, और जनता उसको जिताएगी, तब वो जिताऊ कहलाएगा। दूसरी बात देखिए, आपके द्वारा ये कही गई कि सामूहिक नेतृत्व वाली बात हमारे यहाँ कही गई, तो मैं आपसे इस बात को निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में सदा का सिस्टम है, आज का सिस्टम नहीं है। हमारे द्वारा हमेशा जो चुनाव होता है वो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही लड़ा जाता है चुनाव, और उसके बाद में जब चुनाव यदि हम जीत जाते हैं तो हमारे जो विधायक होते हैं उनकी एक विधायक दल की बैठक होती है और केंद्रीय पर्यवेक्षक उसमें आते हैं, और फिर सभी विधायकों की सहमति से या विधायकों के बहुमत के आधार पे विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाता है। परंतु क्योंकि जो सीएलपी लीडर का मतलब कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी का हेड है, जो चाहे वो भले विपक्ष में हो तो नेता प्रतिपक्ष हो, और सत्ता में हो तो वो मुख्यमंत्री हो, वे और प्रदेश अध्यक्ष, ये दो लोग जो ऐसे होते हैं, जो एक स्टेट लेवल की जो हमारी कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसके दो बड़े चेहरे होते हैं कि जिनके नेतृत्व में 5 साल लगातार पार्टी काम करती है। तो निश्चित तौर पर जब आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं तो ये दो लोग आगे रह करके पार्टी के चुनावी अभियान को लीड भी करते हैं और जनता को अपने पिछले 5 साल की उपलब्धियां भी बताते हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा। दूसरी बात, अभी हमारी छोटी बहन निमिषा जी जो अभी हमारी पार्टी पे आरोप लगा रही थी कि थोता चना बाजे गना, तो मैं इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने जो बात थोता चना बाजे गना वाली बात कही, आपने अपने ऊपर वाली बात को हमारे ऊपर रख के कह दी। देखिए कैसे हमने सबने देखा कि राजस्थान में पिछले 8 उपचुनाव हुए और आपकी एक जगह जमानत जब्त हुई। जी, यहाँ पर मुहावरों की कहाँ जरूरत है? अभी आप तथ्यों के आधार पर वोट होंगे, एक एक वोट गिना जाएगा, वहां मुहावरे काम नहीं आएंगे। इसलिए नहीं, मैं ये कह रहे हैं, तो आपको कुछ बोलेंगे ये जरूरी नहीं है ना। बात ये हो रही है कि आज भी प्रभारी जो है पार्टी के वो उतना नहीं बोले जितना मुख्यमंत्री बोले, जबकि इस समिति के जो अध्यक्ष है वो डोटासरा है। यानी कि एक तरह से जो यहाँ पर अनिल चतुर्वेदी जी ने बात कही और जो मुख्यमंत्री बार बार संकेत देते हैं, यहाँ स्पष्ट है। सचिन पायलट की तस्वीरें हम देख रहे हैं, सचिन पायलट फ्रेम में नहीं आ पा रहे, इतना दूर बैठे हुए हैं। तो जो मन में खटास है, इसको लेकर ही चुनाव में जाना है, और ये खटास कम भी नहीं होने वाली है, ये आज की बैठक से भी लग रहा है। नहीं मीना जी, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि प्रभारी जी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो प्रभारी, चाहे वो हमारी कांग्रेस पार्टी को या भाजपा को या अन्य किसी राजनीतिक दल के हो, प्रभारी की भूमिका सिर्फ एक पर्यवेक्षक वाली भूमिका होती है कि उनकी निगरानी के अंदर सारे पार्टियों के कामकाज होते हैं। परंतु जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जो स्टेट के अंदर जो पार्टी को लीड करते हैं वे जो सीएलपी लीडर होते हैं वो होते हैं, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी होते हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो वहां
मौजूद नेता थे उनमें सबसे, वे ना सिर्फ मुख्यमंत्री थे बल्कि वे उम्र के लिहाज से और अनुभव के लिहाज से सबसे वरिष्ठ थे। तो निश्चित तौर पे आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को उनको लीड करना बनता था। रही बात आपने सचिन पायलट जी के बारे में कहा, तो सचिन पायलट जी हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं। ये सिर्फ एक मीडिया द्वारा और भाजपा द्वारा समय समय पर भ्रम फैलाया जाता है कि सचिन पायलट जी साथ नहीं है। जो तस्वीरों में दिख रहा है, 4 लोग एक तरफ देखिए, एकदम एक तरफ बैठा हुआ है, और देखिए मीना जी, तस्वीरें आपके सामने है, आपको भी दिख रही है। मीना जी मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि संगठन चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो, उसमें जो संगठन का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, जिसमें देखिए विधायक दल का नेता होते हैं, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो भाजपा के या कांग्रेस के हो। होता है और होना चाहिए और हो रहा है। ये तस्वीर आप देख नहीं होता है, नहीं मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटोकॉल के तहत जो होता है, वो जो सीएलपी लीडर और जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, वो कोई भी हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, सीएलपी लीडर होते हैं और प्रभारी होते हैं। देखिए वो लोग जो होते हैं वो डायस पे फ्रंट पे बैठते हैं। अब आज उसके अलावा सचिन पायलट जी निश्चित तौर पे बढ़ जाता है, परंतु आप देखिए पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी जी, तो उनका भी ना एक स्टेट के प्रभारी हैं। रघु शर्मा जी गुजरात के प्रभारी हैं ना, उनका भी कद है, एआईसीसी के महासचिव स्तर का उनके पास पद है। तो परंतु देखिए मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि डायस पे जो है वो वही लोग बैठते हैं कि जो सीएलपी लीडर हो, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी या सह प्रभारी। तो सचिन पायलट जी को लेकर के इस तरह के अनुमान लगाना गलत है। सचिन पायलट जी के द्वारा के बारे में पहले भी मीडिया के द्वारा कई तरह के अनुमान लगाए गए, परंतु उन्हें समय समय पर हमारा काम देखिए आप हो रहा है वो जनता के बीच लेकर जाना जो हो रहा है। देखिए मीना जी आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपके द्वारा स्वयं के द्वारा ये जो मीडिया में जिस तरह से भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, इसको आपको भी क्लियर करना चाहिए। और आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, तो आपको समझना चाहिए जो बात मैंने आपसे कही कि डायस पे वही लोग होते हैं जो सीएलपी लीडर होते हैं। निमिषा जी शांत रहिए, निमिषा जी शांत रहिए, बात करने दीजिए। निमिषा जी बीच में बोलिए। निमिषा जी आपकी बारी आएगी, निमिषा जी आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। आप कितने लोकतांत्रिक है, आप संसद में विपक्षी पार्टियों के सांसदों को नहीं बोलने देना चाहते, आप टीवी डिबेटों में कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने देना चाहते। मैं टीवी पर बैठ करके हमारी पार्टी के सिस्टम को क्लियर करना चाह रहा हूं ताकि लोग समझ पाए। मीना जी आप इनको चुप करिए। मीना जी पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इस तरह से आप लोग लगातार बोलते रहेंगे, दोनों एक दूसरे को काटते रहेंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। जिसको पूछा जा रहा है वो जवाब दे। निमिषा जी आप इंतजार करिए और आप भी लगातार मत बोलना शुरू करिए। पॉलिस जी जब वो बोल रही है कुछ तो आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बहरहाल अभी मैं रमन जी के पास जाऊंगी, उसके बाद निमिषा जी के पास आऊंगी। रमन जी, बैठक में एक बात ये हुई कि 30 से 35% लोगों के टिकट कटेंगे क्योंकि विधायकों से नाराजगी बड़ी संख्या में बताई जा रही है। करप्शन के आरोप विधायकों पे बहुत लग रहे हैं। कहा जा रहा है मानी सर के बाद विधायकों ने जिस तरह से मुख्यमंत्री को एक तरह से दबाव में देने की जो रणनीति अपनाई, उसमें मुख्यमंत्री के पास कोई विकल्प नहीं था और इसीलिए राजस्थान में भ्रष्टाचार की बातें इससे पहले जितनी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। बात यह है कि 30% विधायकों के टिकट कट जाएंगे, जिताऊ उम्मीदवारों को यहाँ पर टिकट दिया जाएगा। लेकिन ये जो इतनी बड़ी खेमेबाजी है, इतने लोग इसके, इतने लोग इसके, इतने लोग इसके, इसे कैसे सेटल किया जाएगा? इसको लेकर भी बैठक में किसी तरह की कोई बातचीत, कोई चर्चा, कोई रणनीति की आने वाले दिनों में इस विषय पर किस तरह से सब लोगों को साथ लेना है? देखिए पार्टी ने कई स्तर पर सर्वे करवाया है और सर्वे के आधार पर ही ये खबर सामने आ रही है कि करीब 35 विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं, जिसमें से 5 से 8 मंत्री भी हैं और करीब 60 नए चेहरे देने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है कि 60 नए चेहरे, उसमें से कई उद्योगपति हैं, कोई बैकग्राउंड इनका बहुत अच्छा है, जिन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। इन तमाम लोगों की खोज की जा रही है, उन लोगों की, उसमें से बहुत लोगों की खोज हो चुकी है और पार्टी का ये मानना है कि जिताऊ कैंडिडेट जो, जैसा कि अशोक गहलोत ने खुद कह दिया ये बात कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट मिलेगा और जिताऊ कैंडिडेट जो होगा उसको टिकट जरूर दिया जाएगा। यानी कि जो उदयपुर अधिवेशन में फैसला हुआ था कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, उस बारे में पार्टी कहीं ना कहीं बैकडोर एंट्री करना चाहती है कि उस फैसले को थोड़े समय के लिए रद्द कर दिया जाए और उस फैसले को आधार नहीं बनाकर पार्टी ने फैसला किया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं,
चाहे वो जिस जाति के हैं, जिस धर्म के हैं, उनको टिकट दिया जाएगा। और उनको टिकट देने के पीछे आधार ये है कि जब तक अशोक गहलोत अपनी सरकार खुद अपने दम पे नहीं बना पाते, कांग्रेस पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाती, क्योंकि अशोक गहलोत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस बार सारा कुछ दारोमदार अशोक गहलोत के ऊपर है। आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, सचिन पायलट किस तरीके से दूर बैठे हुए थे, लगातार मीडिया में इस बात की चर्चा होती रहती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो पा रहा है। और उसके लिए जिम्मेदारी अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो या डोटासरा साहब हो, इन तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उस जिम्मेदारी के तहत ये फैसला करना पड़ेगा कि आखिरकार जो चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो अंतर मतभेद है, उस मतभेद को किस तरीके से खत्म किया जाए और उस मतभेद को खत्म करके जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको चुनाव लड़वाया जाए। आज एक तरफ जो है वो चुनाव समिति की बैठक हो रही थी कांग्रेस पार्टी की, और दूसरी तरफ गुर्जर समाज की एक बैठक हो रही थी जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी गए और कहा वहां पर गुर्जर समाज ने कि वो इस बार बीजेपी के साथ है, बशर्ते कि उन्हें प्रतिनिधित्व अच्छी संख्या में मिले। इस बात का क्या मतलब है निमिषा गौड़ जी? देखिए डॉक्टर मीना शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करते हैं और सबको साथ लेकर चलने पर हमारा दर्शन रहता है। तो आप ये देखिए कि आज राजस्थान के अंदर लगातार हमारे केंद्रीय नेताओं के साथ में राजस्थान की जो टोली है और हमारे राजस्थान के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता सभी सक्रियता से कांग्रेस की इस नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भी संकल्पित हैं। तो आज गुर्जर समाज ने अपना विश्वास व्यक्त किया है और इसी आधार पर आज जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी हैं वो सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं और निश्चित तौर पर ये राजस्थान के अंदर कांग्रेस जो का सफाया होगा। क्योंकि अभी जो आप बता रहे थे कि आज मुख्यमंत्री जी ने 2-3 शब्द यूज किए हैं। उन्होंने कहा है जनता माई बाप है। जब इनके विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे थे तब जनता कहाँ थी जिसको आज आप माई बाप बता रहे। एक प्रश्न मेरा ये है आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस से। दूसरा इन्होंने शब्द यूज किया जो मैंने अमूमन मुख्यमंत्री जी के मुंह से नहीं सुना, ब्लॉक कमेटी कार्यकर्ता। कभी सुना नहीं, तो आज एक नयापन लगा कि ब्लॉक कमेटी की सुध ली जा रही है जबकि संगठनात्मक ली नहीं गई। और तीसरी एक बात जो हमेशा से कांग्रेस की रही है कि पंचायत समिति बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गुर्जर समाज के लोगों के बीच गए और आज ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। अपनी ही बैठक में जब आज चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें वो किसी भूमिका में नजर नहीं आते, जब उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन दिख रहा है, उस समय गुर्जर समाज ये कह रहा है कि हम इस बार बीजेपी के साथ जाएंगे। इसका मतलब समझा सकते हैं किसका कॉन्फिडेंस डाउन दिख रहा है डॉक्टर मीना शर्मा? अभी आपने किसका कॉन्फिडेंस में थोड़ा सुन नहीं पाई प्लीज? सचिन पायलट देखिए आज अपनी ही पार्टी में उपेक्षित हैं सचिन पायलट। उनकी जो हालत है वो कांग्रेस की देन है, क्योंकि नकारा निकम्मा नालायक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिसके बेस पर ये लोग चुनाव जीत करके आए थे आज उन्हें ही अवॉइड किया जा रहा है। तो ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो अलग थलग बैठे हुए, ये तो कांग्रेस की सोच है। और रही बात गुर्जर समाज, चाहे कोई भी 36 के 36 कौम मीना जी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि जनधन बैंक अकाउंट खोले गए तो सबके खोले गए, आज करोड़ों लोग के खुले हुए। यदि प्रधानमंत्री आवास मिला तो सभी को मिला, इज्जत घर मिला तो सभी को मिला। तो आप ये देखिए सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और कांग्रेस जो चतुर्वेदी जी, आप मीना जी प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। देखिए कांग्रेस जो है खुद विभाजित पार्टी है, कई विखंडित, कई खंड खंडों में बटी हुई है अपने जन्म से लेकर के आज तक। और राजस्थान का विभाजन का दंश कांग्रेस पार्टी का राजस्थान की जनता भुगत रही है। तो ये पंचायत समिति के जो ब्लॉक मेंबर्स को टिकट देने की बात की है ना, तो ये चुनाव के समय की बात है, जिताऊ उम्मीदवार कुछ नहीं है। आप देखिएगा इस विभाजन का दंश कांग्रेस परिणाम के रूप में भुगतेगी। जी, एक तरफ विभाजन का दंश कांग्रेस झेलेगी, दूसरी तरफ जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर तमाम उदयपुर में जिस तरह से पार्टी ने जो संकल्प लिया था उसे भी तोड़ा जाएगा, छोड़ा जाएगा, भुलाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के कई सदस्य हैं ऐसे,
और इसके अलावा कुछ पूर्व अध्यक्षों से लेकर और भी एक लंबी लिस्ट है जिनको मुख्यमंत्री मैदान में उतारना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री के लॉयलिस्ट भी हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कितनी सीट बांटेंगे और बाकी लोगों के हिस्से में कितनी कितनी सीट आएगी, ये तो एक सवाल है ही। अनिल चतुर्वेदी जी, सवाल ये भी है कि आज ही के दिन गुर्जर समाज का बीजेपी को ये कहना सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या फिर कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज की कांग्रेस से नाराजगी इस सचिन पायलट प्रकरण को लेकर जो है, उससे वाकई में बीजेपी इससे फायदा उठा ली। देखिए, एक चीज तो साफ स्पष्ट है कि गहलोत कार्यकाल में बहुत साफ है कि सचिन पायलट से उनकी अनबन चलती रही है और कभी बयानबाजी भी हुई है, सब कुछ हुआ है। ये स्थिति अगर और समय पहले स्थिति बंदी चुनाव और पहले हो जाते हैं तो हो सकता है इसका असर जो है कांग्रेस की जीत पर पड़ता। पर आज जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें, और जिस प्रकार से सचिन पायलट को आला कमान के निर्देश ही कहा जाए, जैसे भी कहा जाए, वो भी हर चीज को कूल डाउन करने में लगे हुए हैं। तो उसको देखते हुए कि अब वो सचिन पायलट का मुद्दा जो है कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा अभी भी जाएगा, इसकी संभावना बहुत प्रबल नहीं लगती। एक तो ये बात हुई। दूसरा ये क्या है कि जाहिर बात है कि भाजपा भी जो है वो इस मुद्दे को हरा रखना चाहेगी, चुनाव तक उसको ताजा रखना चाहेगी। पर भाजपा की स्थिति ये है कि भाजपा को यहाँ पे जीत भी चाहिए लेकर के, तो हो सकता है कि वो बाकी और मुद्दों से इसको उठाए, इसको भुनाए, सब कुछ करे। पर आज की बदली हुई स्थितियां जो हैं वो भाजपा को भी अपनी पहले से तय रणनीति में थोड़ा बहुत रद्दोबदल उसको करना बहुत जरूरी उसके लिए हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि गहलोत, जो मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं, उन्होंने इस साल जो चुनावी साल में जिस प्रकार से प्रोग्राम, योजनाएं और जो विभिन्न राहतों को पिटारा जिसको कहा जाए, वो जो खोला है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक खोला है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, चुनाव जरूर पड़ेगा। कितना पड़ता है ये देखने वाली बात हो सकती है, क्योंकि इस चीज को भाजपा के भी जो वरिष्ठ नेता हैं जिनसे बातचीत होती रहती है, वो भी ये कहते रहते हैं कि जो कांग्रेस की स्थिति आज से 4 महीने पहले थी या 5 महीने पहले थी, वो अब नहीं रही है। अब वो भाजपा के बराबर की टक्कर में आ गई है, ऐसा भाजपा के भी वरिष्ठ नेताओं का कहना ये है। दूसरी बात क्या है कि अभी भाजपा में सबसे बड़ा जो एक ट्विस्ट दिखाई पड़ रहा है, जिसको कि हम लोग की मीडिया भाषा में उसको अगर रोचक डेवलपमेंट कह सकते हैं, वो ये है कि वसुंधरा राजे के मामले में अभी भाजपा की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। वसुंधरा राजे जो है वो बहुत कोशिश में लगे हैं कि हमको प्रमुख चेहरा बनाया जाए, प्रचार में हमको आगे रखा जाए। इसके लिए वो संघ के कई पदाधिकारियों से मिल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और सुनाई यहाँ तक पड़ा है कि वो दिल्ली में ही अभी स्टेशन है और केवल 4 घंटे के लिए एक दिन यहाँ पे अचानक आई और संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से मिली, उनसे अपनी स्थिति स्पष्ट करी उन्होंने। इससे लगता है कि वसुंधरा जी प्रयास कर रही हैं, वसुंधरा राजे, पर भाजपा अगर उनको फिर भी साइडलाइन कर, जैसा कि भी 2 समितियों के सिलेक्शन में हुआ कि उनको नहीं रखा गया, स्क्रीनिंग अभी प्रचार समिति भी आएगी, उसको भी देख लिया जाएगा। अगर वसुंधरा राजे को टोटली इग्नोर किया जाता है या उनको किसी कांग्रेस के एक बड़े नेता के सामने खड़ा करने की उनको एक ऑफर दिया जाता है, अपने गढ़ जो उसका झालावाड़ उनको छोड़ करके, तो ये स्थिति भी भाजपा के लिए एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये तो माना जा सकता है कि अभी भी मान सकते हैं कि वसुंधरा की पॉपुलैरिटी भाजपा के अन्य नेताओं से ज्यादा है, ये एक माना जाता है, अमूमन ये दिखता भी है। अगर भाजपा इग्नोर करती है वसुंधरा राजे को, और उनके अलावा बाकी नेताओं के बल पर, मोदी के चेहरे पर अगर मान लिया भाजपा चुनाव लड़ती है, तो हो सकता है कि इसका आज की स्थिति ऐसी हो सकती है कि इसमें स्थिति जो है कांग्रेस के लिए हल्की अपर हैंड हो जाएगी जी। और इसमें ऐसी स्थिति में सचिन का जो मुद्दा है वो ज्यादा मैटर आगे करेगा, ऐसा हम बहुत
बहुत गंभीरता से उसको नहीं देख रहे हैं इस चीज को। जी, सचिन पायलट का मुद्दा बहुत गंभीर अब नहीं रह गया है। राजनीत जी, सचिन पायलट आज भी बैठक में आपने देखा, तस्वीरों में आपने देखा कि सचिन पायलट ने भी ये मान लिया है कि ये वक्त है और इसे निकालना है, और अगर इस वक्त को वो निकालेंगे और विधानसभा की चुनाव समिति की बैठक में भी वो इस तरह से बैठे नजर आएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में भी उनकी कोई भूमिका नहीं होनी है। देखिए, भूमिका की जहां तक बात है तो ये आज की बैठक में भी मालूम पड़ गया कि उनको बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ है, और पायलट के पास भी अब कोई बहुत ज्यादा विकल्प बाकी नहीं बचे हैं कि वो बहुत एग्रेसिवली सामने आए और पार्टी का विरोध करें। तो विरोध करेंगे तो जाएंगे कहाँ? उनको मालूम है भाजपा में उनकी जगह नहीं है। और जो गुर्जर नेताओं ने, जो अभी बात चल रही थी, तो गुर्जर नेता दूसरे मुद्दों पे, और वो जौनपुरिया जी हैं, वो भाजपा के सांसद हैं, तो वो तो इस बात को कहेंगे ही कि भाई गुर्जर समाज हमारे साथ है। किसी गुर्जर समाज के और दूसरे बड़े नेता ने इस तरीके का बयान अभी तक नहीं दिया है कि हम इस बार कांग्रेस को या बीजेपी को ओपन सपोर्ट करेंगे। ये अभी तक, जब तक उनके देवनारायण मंदिर में कोई इनकी महासभा नहीं होगी या कोई और इनकी जो कोर कमेटी है वो नहीं बैठेगी, उससे पहले हमको ये कह देना कि ये समाज हमारे साथ है, तो वो अतिशयोक्ति मानता हूं मैं। तो जहां तक सचिन पायलट का है, तो वो भी अब सिर्फ ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति है उनकी कि मैं, या तो हो सकता है आला कमान ने राहुल गांधी से उन्हें कोई आश्वासन मिला हो, प्रियंका गांधी से कोई आश्वासन मिला हो कि भाई आप चुनाव तक बिल्कुल रहिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे इस बार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो जो विधायक दल की बैठक होती है उसमें एक लाइन का जो प्रस्ताव होता है, हो सकता है वो उस आस में हो, लेकिन जहां तक उनकी पॉपुलरिटी की बात है, तो वो पिछले कई आंदोलनों में देखा है उनका कि पहले से जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और तब और उप मुख्यमंत्री थे या कैबिनेट मंत्री थे, उसके बाद उनकी पॉपुलरिटी में काफी गिरावट आई है, और जनता भी समझती है कि जिस व्यक्ति का पार्टी में आधार ही कम होता जा रहा है, तो उसको हम क्यों इतना महत्व दें। तो ये सारी चीजें हैं कि जिससे सचिन पायलट का रोल तो होगा इस बार कांग्रेस में, हो सकता है उनके 10-20 लोगों को टिकट भी मिल जाए, लेकिन गहलोत गुट का ये पूरा जोर रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा टिकट उनकी सिफारिश से ही मिले, और जो दूसरे गुटों को बांटे भी जाए टिकट, उनमें भी उनको दिया जाए कुछ, तो वो भी ऐसे लोग हों जो कहीं ना कहीं इनके समर्थन में हों। तो ये देखिए, अब आगे आगे जैसे जैसे टिकट बांटने का मौका आएगा और आगे आगे सियासत परवान चढ़ेगी चुनावी, तो तब ये चीजें खुलकर सामने आएंगी। अभी कोई मतलब ये कह देना कि पायलट बिल्कुल ही डंप हो गए या गहलोत साहब ने पूरी कमान संभाल ली, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ना तो चुनाव की घोषणा हुई है, ना ही डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट आला कमान का या राहुल गांधी या सोनिया गांधी या इनका यहाँ पर हुआ है। और जहां तक उदयपुर के संकल्प की बात थी कि भाई 70 साल से ज्यादा, और इसी बात पर सोनिया गांधी ने कहा था कि भाई मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगी क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, 74-75 साल की हो गई, लेकिन फिर भी 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। तो ये सारी चीजें हैं कि वो संकल्प कहाँ गए। फिर आपने सिद्धारमैया को कर्नाटक में बना दिया, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि जब चुनाव आता है तो उस अवसर पर पिछले सारे सिद्धांतों को भुलाकर और पार्टियां जो है सिर्फ अपनी सत्ता हासिल करने के लिए ही, यही बीजेपी में है। अब आप देखिए, कल ही बीजेपी की एक महिला जो इनका संगठन है उसकी एक रैली होनी थी, लेकिन वहां कार्यकर्ता ही नहीं पहुंची। जी,
तो जो एक श्रृंखला बननी थी उसकी जगह खाली मात्र प्रदर्शन करके, तो गुटबाजी हर पार्टी में है इस लेवल आज की तारीख में, और बहुत तेजी से उसको दिखाने की कोशिश भी की जा रही है ताकि जो भी उनका नेता है उसका महत्व चुनाव के समय पार्टी में बने और वो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनवा सके, जिता सके और उनको लाकर फिर वो अपना जो भी है दावा आगे का उसको पेश कर सके। लेकिन एक बात है राजीव तिवारी जी कि उदयपुर में अगर पूरी कांग्रेस पार्टी कोई एक फैसला लेती है और कोई नीति निर्धारण करती है, नीति नियम बनाती है पार्टी के लिए, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावों से पहले ये कहते हैं कि वो सब बातें जो हो गई थी वो इतिहास है, वर्तमान ये है जो मैं कह रहा हूँ। पौरुष भारद्वाज जी, ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काम करने की जो शैली है और उसमें बार बार ऐसा दिख रहा है या ऐसा कहा जा रहा है या आलोचकों में ये जो बात हो रही है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कहीं ना कहीं आला कमान से भी ऊपर खुद को समझते हैं और उस तरह से बिहेव करते हैं। आज की पिछले जी देखिए इस घटनाक्रम को हमको तब से समझना पड़ेगा 25 सितंबर जो मई की घटना थी जी पिछले उस तब से समझना पड़ेगा कि आला कमान इनके पीछे पड़ा हुआ है कि आप अध्यक्ष बन जाओ। ये कह रहे हैं कि नहीं मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं तो मुख्यमंत्री बन के रहूंगा। उसके बाद सचिन पायलट वाले मामले में, उसके बाद और जो दूसरे मंत्रिमंडल के फेरबदल वाले मामले में, फिर आला कमान बुला रहा है दिल्ली, ये नहीं जा रहे हैं। तो हर घटना में इन्होंने इस चीज को साबित करने की कोशिश करी है कि मेरे बिना कांग्रेस का अब कोई गुजारा नहीं है और मैं जो चाहता हूं वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं इनके दिमाग में एक चीज और है कि मैं कांग्रेस का सबसे वरिष्ठ और गांधी परिवार का सबसे विश्वस्त नेता हूं जी। तो ये चीज जब आ जाती है, आदमी को इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब वो इसी तरीके की बातें करता है जी। और जहां तक अभी बात थी रघु शर्मा जी की, तो उनको 2 दिन पहले गुजरात के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। ये शायद भारद्वाज जी को पता नहीं था, तो उन्होंने कहा डायस पे सारे प्रभारी बैठे थे और गुजरात के रघु शर्मा भी बैठे थे, तो उनको अभी 2 दिन पहले ही हटाया गया। आप मेरी बात को गलत तरीके से रख रहे हैं। मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये बात कही थी आपसे कि डायस पे जो बीच में जो है आपने रघु शर्मा जी का नाम लेके कहा था कि वो गुजरात के प्रभारी, नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे जो बात कही और भी सारी जानकारियां सबको नहीं होती है, मान लीजिए कि नहीं थी। वरिष्ठ राजीव तिवारी जी आपसे बहुत उम्र में नहीं वरिष्ठ हैं। देखिए मैंने जो बात मीना जी मैं पहले वाली बात को जो निमिषा जी ने मेरे बीच में बोल दिया, फिर आपने बल्कि मुझे कहा कि मुझे चुप हो जाना चाहिए, बल्कि इनको चुप करना चाहिए था। आपको ये गलती इन्होंने की थी कि इनको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैं इनसे वापस ये आशा करूंगा कि बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपको पहली चीज तो सिस्टम क्लियर करूं हमारी पार्टी। एंकर का कार्य उन्हें करने दीजिए। नहीं एंकर का कार्य आप अपना आपकी बारी है, आपकी बारी है तो ही बोलिए। आप सभ्यता सामाजिक शिष्टाचार और राजनीतिक शिष्टाचार इस बात को कहता है कि इंसान को अपनी बारी है तो ही बात करनी चाहिए। आप बिल्कुल आप सभ्यता को उल्लंघन करेंगे तो निश्चित तौर पे बोला जाएगा। आप लोग लोकतंत्र को कुचलने पे लगे हुए हैं। आप लोग संसद में विपक्षियों को नहीं बोलने देते। आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है या आपकी पार्टी की ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप सामने वाले को बोलने नहीं देना चाहते। उसके बाद अपने एंकर पे लांछन लगा दी कि बड़ा दोयम दर्जे का व्यवहार। बड़ी विचित्र स्थिति है कि आप लोग लोकतंत्र आप ऐसा कीजिए, आप देश का संविधान बदलवा दीजिए, लोकतंत्र से तानाशाही लागू कर दीजिए, फिर आप सबको जेल में डालिए और बोलिए। आप इस पर हर योजना में घोटाला करने वाली कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार ढूंढ रही। 80,000 करोड़ रुपए के 500 के नोट प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे जो आरबीआई तक नहीं पहुंचे। 18 करोड़ प्रति किलोमीटर की सड़क 250 करोड़ प्रति किलोमीटर में बन रही है। राफेल हमने जो खरीदे उससे 3 गुने 4 गुने दाम पे आपके द्वारा खरीदा गया। भ्रष्टाचार वो शिष्टाचार था। निमिषा जी वो शिष्टाचार था क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप। 18 करोड़ रुपए की सड़क 250 करोड़ रुपए में कैसे बन रही है? बताइए आप इस बात को। आज 80,000 करोड़ रुपए के मूल्य के 500 के नोट छपे, प्रिंटिंग प्रेस से आरबीआई तक क्यों नहीं पहुंचे? भारतीय जनता पार्टी के 7 स्टार आलीशान राष्ट्रीय कार्यालय और प्रदेश कार्यालय कैसे बनकर जवाब दीजिए इस बात का। आप झूठे आरोप लगा करके आप सामने वाले को बोले नहीं दे। ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं
10 मिनट पहले जो बात आपको खत्म कर चुकी, उसी बात को वापस दोहराने से क्या फायदा है? परुष जी, आपसे सीधा सीधा एक जानकारी दी थी राजीव तिवारी जी ने, आप उसमें उलझ गए और दूसरी बातें करने लगे। सवाल ये नहीं है कि आपके पास जानकारी है या नहीं है, सवाल ये है कि अगर नहीं है तो दुरुस्त कर लीजिए, और अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है। आपने जो कहा वो स्लिप ऑफ टंग था, इतनी सी बात है। अब मुद्दा ये नहीं है कि आप लोग एक दूसरे को यहाँ पर बहुत ही, मतलब मैं इस तरह की भाषा शब्दावली का इस्तेमाल करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर एक डिबेट का स्तर होता है और उसपे हर व्यक्ति का सम्मान है, उसे बोलने का पूरा समय दिया जाता है। आप लोग क्यों बीच में बोलते हैं? और फिर सवाल ये है कि आज की बैठक में जो मुद्दे रखे गए, जो डिस्कशन हुआ, आप जनता को बता सकते हैं और क्या क्या डिस्कशन हुआ आज? जिताऊ उम्मीदवार, उम्र, और मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर संकल्प को हम पीछे छोड़ देंगे, हम आगे बढ़ेंगे जीत के लिए, और क्या कुछ मुद्दे तय डिस्कशन में आए, किसने क्या कहा, जितने लोग मौजूद थे उनमें से किसके सुझावों पर ज्यादा अहमियत दी गई और उसकी वजह क्या थी? देखिए मीना जी, मैं आपसे पहली चीज, जो उदयपुर संकल्प का बार बार जिक्र हो रहा है, तो मैं आपको इस संबंध में क्लियर करना चाहूंगा कि उदयपुर संकल्प जो था वो 2024 से लागू करने की बात थी। हालांकि हमारे प्रदेश के नेताओं के द्वारा ये कहा गया कि हम कोशिश करेंगे कि इसको 2023 में लागू करें, परंतु जो वहां पे संकल्प पारित हुआ था वो उसको 2024 से लागू करने की बात थी। मुझे लगता है कि इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। दूसरी बात, देखिए आपके द्वारा ये कहा गया कि अशोक गहलोत जी ने जो बात कही कि जिताऊ उम्मीदवार, तो मैं जैसा कि आपसे पहले कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है, जनता को ही तय करना होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और जनता जब जिसको जिता देगी वही जिताऊ कहलाएगा। तो जब निश्चित तौर पे जनता जिसको जिताएगी तो हम ऐसे उम्मीदवार देंगे, और हम ऐसे उम्मीदवार देंगे तो देंगे जो जनता के पैमाने पे खरे उतरे, जनता की आकांक्षा पे खरे उतरे। जी, ये तो राजनीति का पहला सिद्धांत है, चुनाव में जाएंगे तो जिताऊ को ही लेकर जाएंगे, इसमें कहने की क्या बात निश्चित है? तौर पे, निश्चित तौर पे सवाल ये है, पहली पहली जरूरत है कि जिताऊ उम्मीदवार जाएगा, उसके लिए मुख्यमंत्री को सामने आकर बोलने की कहाँ जरूरत है? अब सवाल ये है कि बैठक में जितने लोग बैठे हुए थे उनमें किसने क्या सुझाव दिए, वो आप बताइए राजस्थान की जनता को। मैम देखिए, जैसा कि सुझाव की आंतरिक उसकी बात है, तो वहां पे जो भी लोग मेंबर्स थे उसमें स्क्रीनिंग कमेटी के भी 2 सदस्य जो थे, गणेश गोड़ियाल जी वो भी आए हुए थे और अभिषेक दत्त जी भी आए हुए थे, और जो मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उस पूरी मीटिंग के में जिसने भी जो कहा उसका सबको लबोलुआब था। देखिए जो प्रक्रिया, जो मेन उसमें जो 2 बातें थी कि चुनाव के प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया क्या हो और उसको कब तक निपटाया जाए और चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जाए। देखिए उसमें जो मुख्य पार्ट था वो, उसका जो पार्ट था वो सिर्फ टिकट के चयन करने को लेकर के बैठक थी। इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी जैसी वरिष्ठ कमेटी जो हमारी कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ी अहमियत होती है स्क्रीनिंग कमेटी की, समझ में आता है कि बैठक किस लिए थी। अब सवाल ये है कि जितने लोग बैठे हुए थे उनके सुझाव शामिल किए जाएंगे, उनके सुझावों के आधार पर रिपोर्ट बनेगी और उसके आधार पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। तो ये जो जितने वरिष्ठ लोग थे उनकी डिस्कशन में और क्या क्या बातें सुझाव निकलकर ऐसी आई जो जनता से मिले फीडबैक पर आधारित है, जिससे कि जनता को पता चले कि उनके द्वारा दिया गया, उनके विधायकों को, उनके मंत्रियों को जो सुझाव पत्र है वो घोषणा पत्र में भी शामिल होगा और चुनाव समिति भी उसको सुनेगी, और आने वाले दिनों में जो कैंडिडेट सामने आएंगे उसमें उनका रिफ्लेक्शन होगा। जी निश्चित तौर पे ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। जो आपने बात कही, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि हमारे द्वारा जो तमाम सर्वे करवाए गए वो जनता के मध्य ही करवाए गए, और जनता ने सर्वे एजेंसियों को जो प्रत्याशी सुझाए, जहां पे हमारे वर्तमान विधायकों का अच्छा काम है, तो जनता ने जो वर्तमान विधायकों के पक्ष में राय दी है, तो निश्चित तौर पे उन विधायकों को रिपीट किया जाएगा। और जहां पे जनता को अगर किसी विधायक से हल्की फुल्की शिकायत रही होगी तो वो भी सर्वे रिपोर्ट में हमें प्राप्त हुआ है, और उनको विधायकों को आंतरिक तौर पर बता दिया गया है कि भाई आपको कुछ सुधार की आवश्यकता है। और देखिए जहां पे जनता इस बात को चाहती है कि भाई नहीं, आपके पार्टी का फलाना आदमी जो है वो हमारे यहाँ पे अधिक कार्य कर रहा है और वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से जीत सकता है, तो जनता के द्वारा जो हमें सर्वे प्राप्त है कि आप इस बार चुनाव हार रहे हैं और इसलिए आपको टिकट नहीं दिया कुछ जाएगा। कुछ 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 जी कुछ, तो निश्चित तौर पे सभी पार्टियों के विधायक चुनाव हारेंगे, बीजेपी के भी कुछ विधायक चुनाव हारेंगे। बिल्कुल, आपकी बात हो गई ना, आपकी बात सुन ली सबने। अब बीजेपी की बात सुनते हैं, जहां कांग्रेस ने अपने कुछ विधायकों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आप चुनाव में नहीं जाएंगे और आपकी जिम्मेदारी चुनाव जिताने की होगी। वही विधायकों का प्रशिक्षण बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी के विधायकों को प्रशिक्षण के दौरान क्या कुछ सिखाया जा रहा है डॉक्टर निमिषा जी,
और क्या आपके यहाँ भी मौजूदा विधायकों के टिकट कट रहे हैं? इस तरह की जानकारी आज की कल की बैठक में दी जा रही है प्रशिक्षण शिविर में? देखिए डॉक्टर विनय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी लगातार 4.5 साल से राजस्थान में सक्रिय है कोरोना महामारी से पहले और कोरोना महामारी के समय जहां कांग्रेस अपने आशियाने में कैद हो गई थी। भाजपा के हर कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा के जितने भी संगठन के पदाधिकारी सभी सक्रियता से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे और लगभग 700-800 हमारे विधायकों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन ये कार्य सेवा ही संगठन कार्य रुका नहीं। और देखिए आज हमारे जो प्रवासी विधायक थे, अस्थायी प्रवासी विधायक, जो सभी 200 विधानसभाओं में जाएंगे, उनको प्रशिक्षण दिया गया। और चूंकि आपको मैंने बताया कि कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी राष्ट्रीयता सर्वोपरि है, सेवा का माध्यम है सत्ता में आना। आज के प्रशिक्षण हमारे विधायक संदेश दिया गया डॉक्टर निमिषा जी। देखिए डॉक्टर मीना, मैं वही आ रही हूँ, प्लीज कंटिन्यूस करने दीजिए मुझे। संदेश यही है कि हम सेवा के लिए आए हैं और ऐसा कोई अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि चूंकि हमारे विधायक जो बड़े समर्पित विधायक रहे हैं और अपने कार्यों को लगातार विपक्ष में रहते हुए भी सरकार के सामने रखते आए, तो आगे आने वाले समय में लोकतांत्रिक पद्धति से पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा 200 विधानसभा सीट का निर्णय किया जाएगा। जी, तो साधारण राजस्थान में चुनावी रण जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रमन जी, कांग्रेस और बीजेपी ने ताकत यहाँ पर झोंकनी शुरू की है दिल्ली में, क्योंकि वहां से ताकत यहाँ मिलती है। अशोक गहलोत की जो एक्शन है और जो इस तरह की वर्किंग है, उसको लेकर दिल्ली में किस तरह की चर्चाएं होती हैं? जो यहाँ पर राजीव तिवारी जी ने अभी कहा, या जिस तरह की चर्चाएं यहाँ पर आज बाकायदा खुद मुख्यमंत्री ने अपने एक स्टेटमेंट के जरिए जो संदेश दिया है कि भाई हम सिर्फ हमारी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे और हम राजस्थान में इलेक्शन जीतेंगे। जब ये वो इस तरह की स्टेटमेंट जयपुर में देते हैं, दिल्ली में क्या रिएक्शन होता है? ऑडियो रमन जी आपका। बोले रमन जी, बोले। रमन जी नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप जी बोले। कुछ तकनीकी परेशानी है। अनिल चतुर्वेदी जी, दिल्ली और जयपुर का रास्ता वैसे ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन सत्ता की दूरी बहुत बड़ी है। जिस तरह से दिल्ली से सत्ता यहाँ तक पहुंचती है और जिसको पहुंचाई जाती है वहां तक पहुंचती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आलाकमान की मर्जी के बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी पर बने हुए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी इच्छा, उनकी मंशा के साथ ही है। लेकिन ये जो इस तरह की चर्चाएं होती हैं बार बार कि अब अशोक गहलोत की जो कार्यशैली है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार जो काम करती है, वो आज जो उन्होंने संदेश दिया है, क्या वो आलाकमान के संदेश को काटने वाला है? अनिल चतुर्वेदी जी, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे? बिल्कुल जी सर, आप बताइए, मैं वापस तब तक जाऊं। और सवाल आपने वैसे जवाब इस सवाल का दिया है, लेकिन इसे मैं दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से आपसे समझना चाहती हूँ कि वहां पर किस तरह की रिएक्शन, वहां पर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच जो जब चर्चा होती है, जब जयपुर में इस तरह का स्टेटमेंट होता है, तो वहां पर चर्चाएं किस तरह की होती है? देखिए, चर्चाएं तो क्या, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब शायद आला कमान ने भी अशोक गहलोत जी को फ्री हैंड दे दिया है, और ये ठीक भी है, क्योंकि जितना एग्रेसिव होके, क्योंकि बीजेपी की, मोदी जी की जो स्ट्रेटेजी होती है बहुत एग्रेसिव होती है, कुछ ना कुछ चीजें वो नई चुनाव के दौरान पेश करते रहते हैं जिससे कि मतदाताओं के मन को बदल सके। अगर वो उनके खिलाफ जा रहे हैं तो पक्ष में कर सकें, अगर उनके मन में भावनाएं कोई दूसरी हैं तो देश के प्रति कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे कि कोई कांग्रेस के किसी नेता का ऐसा स्टेटमेंट हो जाए जिससे कि वो उन भावनाओं को अपने पक्ष में बदल पाए। तो जब तक
आज कांग्रेस को रिपीट होना है तो बहुत एग्रेसिव होकर इस पूरे चुनाव को लड़ना होगा, क्योंकि उनके सामने जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो बहुत एग्रेसिव है। तो उतना ही जब मुकाबला करेंगे, जैसे उसी भाषा में अब अशोक गहलोत जी भी बोलने लगे हैं। कल भी एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अगले बजट की मैं गारंटी देता हूं। महिलाओं का कोई एक कार्यक्रम था लाभार्थियों का, उसमें उन्होंने वही मोदी जी वाली लैंग्वेज को इस्तेमाल किया कि मैं अगले बजट की गारंटी देता हूं, उसमें तुम्हारे लिए अब घोषणा कोई नहीं, अब अगले बजट में करूंगा। तो वो ये जताना चाहते हैं कि मैं रिपीट होकर आ रहा हूं वापस। तो एक तरीके से आला कमान ने भी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली में, जो उनकी पूरी कोर कमेटी है, सारी चीजें, उन्होंने भी शायद ये निर्णय कर लिया है कि ये चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत हो जाने दो। और यही वजह है कि आप देखिए रंधावा जी आते हैं, दूसरे और प्रभारी आते हैं, ये सब लोग आते हैं, तो वो उनकी भी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो वक्तव्य है वो कहीं ना कहीं गहलोत जी की बातों का समर्थन करते दिखते हैं। वो कहीं भी इनको टोकते नहीं है कि भाई आप ये बात कर रहे हैं, या दूसरे नेताओं को आप उससे डिस्करेज कर रहे हैं, जैसे कि पायलट जी हैं और दूसरे नेता हैं उनको डिस्करेज। वो ऐसा नहीं, वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, गहलोत जी जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनको भी कहीं ना कहीं से संदेश है कि आप गहलोत जी को फॉलो करें, ना कि, और उनकी बताई हुई बातों से ही आप आगे का कैंपेन और दूसरी चीजें निर्धारित करें पार्टी में। तो ये साफ जाहिर हो रहा है, जितने भी अभी तक के इनके सम्मेलन या मीटिंग है या वॉर रूम की मीटिंग्स हुई हैं या कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, उन सब से जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी को इस बार फ्री हैंड मिलने वाला है या मिल गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत जरूरी बातें इस प्रदेश की जनता तक समझाने और पहुंचाने के लिए। न्यूज़ 24 में आज हमने देखा, जाना, समझा कि कैसे चुनाव समिति की जो बैठक है राजस्थान में, आज कांग्रेस की ये जो पहली बैठक हुई, इसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वो कैसे इस प्रदेश के चुनाव को जीतकर कांग्रेस को मिशन रिपीट में सफलता दिलाएंगे। इस बात से एक बात और साफ होती है कि जो लोग आकलन लगाते हैं, चर्चाएं करते हैं, या इस तरह से कुछ नेताओं के द्वारा बातें कही जाती हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड नहीं मिलेगा, या कुछ दिन बाद देखिए क्या होता है, या कुछ दिन बाद देखिए और थोड़ा इंतजार करिए, उन सब बातों का अब कोई अर्थ नहीं है। ये चुनाव दरअसल मोदी वर्सेस गहलोत चुनाव है और इस चुनाव को जीतने के लिए अशोक गहलोत ने बेहद आक्रामक अंदाज में कांग्रेस पार्टी को लीड दिलाने की इस प्रदेश में कोशिश की है। कम से कम उनका एक्शन जो है वो लगातार हर दिन ये संदेश जनता तक पहुंचाता है। जनता इस संदेश को कितना लेती है और कितना चुनावों में वोटों में तब्दील करती है, ये समय बताएगा। आज न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना है।